अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और एफए में अपनी इंग्लिश लर्निंग के जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज से हमने स्टार्ट की अपनी एक न्यू सीरीज़ जिसमें आप सीखेंगे कि इंग्लिश बोलते हुए या इंग्लिश लिखते हुए कहाँ पर क्या लगाना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि यहाँ पर आ आएगा, एन आएगा, दी आएगा और इसी तरीके से प्रपोजिशंस और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हम टोटली कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ओवर आएगा, इनटू आएगा, इन आएगा। तो इन तमाम कन्फ्यूजन्स का सॉल्यूशन नहायत आसान वर्ड्स में, नहायत आसान तरीक़ों से आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें, डीपली अंडरस्टैंड कर सकें और नेक्स्ट टाइम आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से शटर ना हो कि आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे दी आना है या एन आना है या आ आना है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़। आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा जितने सिंपल दिखते हैं ये इतने सिंपल नहीं होते। बहुत से लोगों को लगता है कि उनको बहुत डिटेल में पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको हम चल के एक्सप्लोर करते हैं कि आज के लेसन में आप क्या नया सीखने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ लाजमी एक डायरी और एक पेन रख लें, क्योंकि आज के लेसन में आपको ज़रूर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको पहले पता नहीं होगा या आपकी कोई कन्फ्यूजन जो है वो रिज़ॉल्व होने वाली है। तो अपने साथ नोट्स बनाते जाएँ ताकि आपको बाद में आगे चलकर आसानी हो। शुरू करते हैं हम अपने लेसन को। सबसे पहले तो आज जो हम टॉपिक है वो हमारा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आ, एन और दा, ठीक है। तो ये बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं? हमने, आपको याद होगा, हम लोगों ने वर्ड्स की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी जिसमें एक टाइप थी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या था? खूबी। किसी भी चीज़ की खूबी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी खूबी को बयान करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होता है, खूबी से मुराद अच्छी, बुरी, न्यूट्रल कोई भी चीज़ हो सकती है जो उसको डिफ़ाइन कर रहा है। तो जो आ है, एन है और दा है, ये तीनों जो हैं बेसिकली एडजेक्टिव हैं और इनको वैसे ग्रामर के एस्पेक्ट में जो है आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल। ये आपने नहीं भूलना। होपफुली आपको पहली चीज़ क्लियर हो गई कि आ, एन और दा क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल की टाइप्स की तरफ। आर्टिकल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ। इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर मखसूस, ठीक है। उर्दू में हम वर्ड यूज़ करते हैं गैर मखसूस, यानी कि जो पर्टिकुलर नहीं है, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल होता है, अननोन होता है, यानी कि ये उनके साथ लगता है जो चीज़ें नॉन स्पेसिफिक होती हैं या अननोन होती हैं। ये किसी ख़ास इंसान को स्पेसिफाई नहीं करता, या कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या किसी भी चीज़ का जो नाम लिया जा रहा है उसको ये स्पेसिफाई नहीं करता। यानी कि अगर मैं शॉर्टली आपको बताऊं तो ये किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात हो रही होती है तो उसको ये अनस्पेसिफिक ही छोड़ देता है, ठीक है। इसको हम फर्दर एग्जांपल से समझेंगे, जैसा कि अ डॉक्टर, अ बॉय, अ पेंसिल, एन ऑरेंज, ठीक है। तो आ डॉक्टर, अब कौन से डॉक्टर की बात हो रही है हमें नहीं पता। आ बॉय, कौन सा लड़का? बहुत से लड़के हैं। आ पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल्स हैं दुनिया में। एन ऑरेंज, बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। और आ और एन कहाँ कहाँ लगना है ये भी मैं आपको डिटेल में आगे जाके बताती हूँ। बट अभी आपको इस चीज़ में क्लैरिटी लेनी है कि इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन ये कहाँ पर यूज़ होंगे? ये ऐसी जगहों पर यूज़ होते हैं जहाँ पर, जैसा कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी लड़का, कोई भी पेंसिल, यानी कोई भी ऐसा नाउन जो आम नाउन हो, आम नाम हो, जो बहुत सी चीज़ों का हो सकता है। हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि डॉक्टर कौन सा है, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है लड़का कौन सा है, तो वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे? हम ए यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ, जो कि इसकी दूसरी किस्म है। सॉरी, यहाँ पे 1 लिखा रह गया, दिस इज़ 2। डेफिनेट आर्टिकल जो है, जो क्या है? दा है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से थे? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? दा। ये जो होता है ये ए और एन के बिल्कुल ऑपोजिटली स्पेसिफिक होता है और पॉइंट आउट करता है किसी ख़ास चीज़ की तरफ, किसी ख़ास इंसान या किसी ख़ास चीज़ की तरफ ये इशारा करता है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो था वो क्या कर रहा था?
किसी आम चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। आ डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या करता है, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको समझने की कोशिश करें। ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। अब जब उसने उस लड़के ने देखा, लेट से वो अली था या कोई भी लड़का था, उसने जिस डॉक्टर को देखा तो उसने किसी ख़ास डॉक्टर को देखा ना। जब आपकी नज़र देखती है तो किसी एक डॉक्टर को उसने देखा होगा ना, तो वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है। ये दुनिया के किसी भी डॉक्टर की बात नहीं हो रही, ये उसी डॉक्टर की बात हो रही है जिसको उसने देखा था। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल में देखें, दैट बुक वॉज ऑन द टेबल, वो किताब यानी कि वो जो किताब थी वो टेबल पर पड़ी हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, दा लगाया, क्योंकि वो किताब किसी एक ही टेबल पर पड़ी होगी, दुनिया के हर टेबल पर तो नहीं पड़ी होगी। तो जहाँ पर किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा होता है, जैसे ख़ास डॉक्टर है, दा डॉक्टर, यानी कि वो एक ही डॉक्टर होगा जिसने उसको देखा होगा, वो एक ही टेबल होगा जहाँ पर वो किताब पड़ी होगी। तो इस जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। आपने इस डिफरेंस को नहीं भूलना कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो आम जनरल चीज़ों के साथ लगता है, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो किसी भी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ए और एन का डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बेसिक लेवल पर। अब आपको लगेगा मुझे तो पता है, एप्पल के साथ एन आता है, बुक के साथ आ आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा गहराई में समझें। द साउंड ऑफ, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द साउंड ऑफ वर्ड या फिर साउंड ऑफ वाउल बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। हम सब ने बचपन से, नर्सरी से पढ़ा हुआ है, वाउल साउंड के साथ जो है एन लगेगा, वाउल के साथ जो एन लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ आ लगेगा। हम सबको रटा हुआ है, लेकिन इसमें बारीकी में जाके हम सब थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये देख लें वाउल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने ABC के 26 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, ABCD, इनको क्या कहते हैं ओवरऑल, ये 26 क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। कोई भी ज़ुबान हरूफ से मिलके बनी होती है, आप सबको पता है, ये क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। कोई भी ज़ुबान जो होती है वो क्या, किससे मिलके बनी होती है, हरूफ तहज्जी से या अल्फ़ाबेट्स से या हरूफ से। छोटे छोटे हरूफ जो होते हैं वो लफ्ज़ों में पिरोए जाते हैं और लफ्ज़ जो होते हैं वो जुमलों में पिरोए जाते हैं। इस तरह से कोई किसी भी ज़ुबान की जो बिल्डिंग बनती है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26, जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश ज़ुबान खड़ी हुई है, इसके अंदर दो कैटेगरीज़ हैं, एक होते हैं वाउल साउंड्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। वाउल्स कौन कौन से साउंड्स होते हैं, AEIOU, सबको पता है बचपन से AEIOU। और उसके अलावा जितने भी, जैसे अब A है, E है, I है, O है और U है, इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो होपफुली अगर आपको ये नहीं पता था वाउल्स और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस, तो वो भी आपको पता चल गया है। अब हम बात कर रहे थे कि एन कहाँ यूज़ होना है। सिंपली हमें ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि जो वर्ड वाउल से शुरू हो रहा होगा उसके साथ एन होगा, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा उसके साथ आ होगा। जैसे कि अगर लेट्स से कि अगर एक वर्ड है एप्पल, हम सबको बचपन से पता है एप्पल जो है किससे शुरू हो रहा है, वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, यानी कि ए से, तो उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। और इसी तरीके से हम सबको ये बात पता है कि जो बुक है वो बी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, बुक बी से शुरू हो रहा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, आ लगेगा। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो वाउल से शुरू होगा उसके साथ एन लगेगा, नहीं, जो वाउल साउंड से शुरू होगा, इस बात को समझें, वाउल साउंड से। और वाउल साउंड क्या है, AEIOU, AEIOU, ये साउंड है, लफ्ज़ नहीं है, ये हर्फ नहीं है, ये साउंड है, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके बताती हूँ किस तरह। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, अब ईयर है, ये YER, ये किससे शुरू हो रहा है, वाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन ईयर के साथ अब आप मुझे बताएं कि क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। इसके साथ एन लगेगा। क्यों एन लगेगा, हालांकि वाई तो कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन क्यों लग रहा है फिर, इसलिए लग रहा है क्योंकि ईयर की जो साउंड है वो कौन सी साउंड है, वाउल साउंड है। ईयर वाउल साउंड से शुरू हो रहा है, ईयर, ई, ठीक है, तो हम एन लगाएंगे। इसी तरह से बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, अगर आपके जहन में कोई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट से जो है वो शुरू होता है वर्ड, लेकिन हम एन लगाते हैं। उसके बरक्स दूसरी तरफ
कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर शुरू में वाउल आएगा लेकिन आप जो है उसके साथ एन नहीं लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है, देखिए यू क्या है, यू क्या है, वाउल है ना, देखिए वाउल है, यू वाउल है, तो फिर इसके साथ तो एन आना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। क्यों होगा आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू तो है लेकिन यू के साथ साउंड क्या आ रही है, यू, ये की साउंड आ रही है, वाउल साउंड नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी एन और आ को यूज़ करना है तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि क्या वो वाउल साउंड कर रहा है या नहीं। ओके जैसे अब देखें ए कहाँ पे यूज़ होता है, उन तमाम उनके साथ जो कि कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। आ बुक, बुक बे से शुरू होता है तो आ लगाएंगे। आ कैप, कैप काफ की साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे। होपफुली आपको क्लियर है कि आ कहाँ पे यूज़ होना है और एन कहाँ पे यूज़ होना है। इसको हम सम अप करते हैं, आ वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ठीक है, और एन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर वाउल साउंड यानी आ ई आई ओ यू साउंड से जुमला शुरू होगा, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और अब ज़िंदगी में आप ए और एन का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करेंगे। अब हम चलते हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो है दा, THE दा। यहाँ पर तो मतलब दुनिया की 99% आबादी कंफ्यूज है कि दा कहाँ लगाना है, वो अंधाधुंध कहीं पे भी लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, और उनको खुद भी कभी कभी पता होता है कि वो दा गलत लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि दा कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। सबसे पहला केस, मैं आपके सामने 13 केसेस रखूँगी जहाँ पे आपने दा का इस्तेमाल करना होता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कॉन्फिडेंटली दा लगा सकें। तो इसमें जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है केस नंबर 1 है, इट इज़ यूज्ड वाइल स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी ख़ास चीज़ या ख़ास इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे। लाइक द मोबाइल यू वांट इज़ सोल्ड आउट, वो मोबाइल जो आपको चाहिए, किसी ख़ास मोबाइल की बात हो रही है ना, द मोबाइल यू वांट इज़ सोल्ड आउट, वो मोबाइल जो आपको चाहिए वो बिक चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दा आएगा। लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। अब किसी खास पार्क में जाएंगे, आप दुनिया के हर पार्क में तो नहीं जाएंगे ना। लेट्स गो टू द पार्क, तो पार्क के साथ आप क्या लगाओगे, दा लगाओगे। होपफुली केस नंबर 1 क्लियर है। केस नंबर 2 पर आ जाते हैं। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास, जब कोई एक नाम अपनी पूरी बरादरी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल। द हॉर्स, अब बात तो एक ही घोड़े की हो रही है, ठीक है, लेकिन वो घोड़ा अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा है, तो हम कह रहे हैं द हॉर्स इज़ वेरी लॉयल एनिमल। उसी तरह से हम कह रहे हैं द रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स, यानी जितनी भी फ्लावर्स की कैटेगरीज हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब में सबसे ब्यूटीफुल कैटेगरी का कौन सा होता है, रोज़ होता है। तो जब कोई एक वर्ड, कोई एक नाउन अपनी पूरी बरादरी को, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, लाइक द हॉर्स। होपफुली ये केस भी क्लियर है। अच्छा, इसकी आपने कोई एग्जांपल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, केस नंबर 2 की। केस नंबर 3, हमेशा देखें, ये अपने नोट्स बुक में लाजमी लिखते जाएं। गल्फ्स के नाम के साथ, रिवर्स के नाम के साथ, सीज़, समंदर, ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंजेस, जितनी भी जोग्राफियाई जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके नाम के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होता है। द रेड सी, द इंडियन ओशन, ठीक है, द इंडियन ओशन, द पर्शियन गल्फ, द हिमालयाज़। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं मैं दा यूज़ करी हूँ, कहाँ मैं दी यूज़ करी हूँ, ठीक है। द रेड सी, द इंडियन ओशन, तो ये दा और दी ये भी आपने सुना होगा। इसका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि दा कहाँ यूज़ होता है और दी कहाँ यूज़ होता है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन और सुनते रहें गौर से। गल्फ़ का हम पहले बता देती हूँ, एक आपकी नॉलेज के लिए है। गल्फ़ क्या होता है, लेट्स से कि ये लैंड है, ये ज़मीन है और ये समंदर है। तो समंदर का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर यूँ अंदर की तरफ या इन्वर्ट हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गल्फ़ कहते हैं। जैसे पर्शियन गल्फ़ है जो ईरान और सऊदी अरेबिया के करीब है। समंदर का अगर कोई हिस्सा यूँ ज़मीन के मतलब अंदर की तरफ से इन्वर्ट हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गल्फ़ कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी जोग्राफियाई कह लें कि जो स्ट्रक्चर्स हैं,
उनके साथ क्या क्या इस्तेमाल करेंगे आप, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा। होपफुली 3 केसेस हमने आपसे डिस्कस किए, वो अभी तक क्लियर हैं। केस नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था, किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा हो रहा हो तो दा यूज़ करेंगे। कोई सिंगल नाउन अपनी पूरी बरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे द हॉर्स इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल, तो फिर हम दा यूज़ करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि रिवर, सीज़, ओशंस, गल्फ्स, इन सब के साथ द यूज़ होगा। उसके बाद आ जाते हैं केस नंबर 4 की तरफ, जो कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स और सर्टन बुक्स, कुछ ख़ास किताबें जो हैं या इल्हामी कुतब कह लें, उनके साथ भी द यूज़ होता है, लाइक द होली कुरान, द वेदास, द सेक्रेड बाइबल। उसके बाद केस नंबर 5 है बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स एंड दे आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। अब इसको गौर से समझें, इसमें ये कहा जा रहा है वो नाउन्स जो हों तो कॉमन, ठीक है, जैसे सन है तो कॉमन, स्काई है तो कॉमन, लेकिन वो अपनी काइंड के यूनिक हों। अब द सन एक ही है, हमारा सन एक ही है, सोलर सिस्टम का एक ही सन है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, अब द लगाएंगे। द स्काई, हमारा एक ही स्काई है, एक ही आसमान है, तो वो अपनी काइंड में यूनिक है, तो उसके साथ द लगाएंगे। दी अर्थ, तो जो ज़मीन है हमारी वो एक ही है अपनी तरह की, तो हम उसको दी अर्थ कहेंगे, दी लगाएंगे उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम केस नंबर 6 की तरफ, जो क्या कहता है समटाइम्स द इज़ प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभार हम किसी कॉमन नाउन के साथ द को इस्तेमाल हमें करना पड़ता है ताकि हम उसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि आप याद करें, रिफ्लेक्ट बैक करें, आपने सीखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कोई ऐसी सॉफ्ट फॉर्म जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो द हमेशा कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होता है जब हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देनी होती है, एक सॉफ्ट फीलिंग देनी होती है, सॉफ्ट एक वो फॉर्म देनी होती है। आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी। एट लास्ट द वुमेन इन हर वॉज थॉरोली अराउज्ड। आखिरकार उसके अंदर की औरत पूरी तरह से जाग गई। देखें, अंदर की औरत, द वुमेन इन हर, ये क्या है, एक सॉफ्ट फीलिंग है। अंदर की औरत जो हम सब के अंदर होती है ख़वातीन में, या अंदर की माँ जाग गई, या अंदर का जंगजू जाग गया, अंदर का सिपाही जाग गया। तो हमने जब भी किसी भी फीलिंग को इस तरह से स्पेसिफाई करना होता है कि उसको एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देने होते हैं, तब हम किसको इस्तेमाल करेंगे, द को इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल है, लेकिन इसको आपने हमेशा याद रखना है कि हमने कभी भी किसी इस तरह का सेंटेंस फिलोसॉफिकल बोलना है तो उसमें हमने हमेशा जो हम एट्रीब्यूट बताना चाह रहे हैं सॉफ्ट फॉर्म में, उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ औरत के फ़र्जी रूप के बारे में द इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं केस नंबर 7 की तरफ। इसमें ये कहते हैं बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज़ लिंक्ड बाय एन एडजेक्टिव। किसी प्रॉपर नाउन के साथ तब यूज़ होगा जब उसके साथ कोई एडजेक्टिव भी जुड़ा है, जैसे कि द ग्रेट सीज़र एक हुक्मरान का नाम है, रूलर का नाम है द ग्रेट सीज़र, तो इसके साथ हमने एक एडजेक्टिव जोड़ा हुआ है ग्रेट। इसी तरीके से द इमोर्टल शेक्सपियर का क्या मतलब हुआ, इमोर्टल किसको कहते हैं, जो कि हमेशा बाकी रहता है। शेक्सपियर तो बाकी नहीं ऑब्वियसली उसकी, लेकिन जो उसका जो लिटरेचर है, उसका जो आर्ट है वो बाकी है, ठीक है। तो द इमोर्टल शेक्सपियर, तो यहाँ पे हमने द दोनों केसेस में कहाँ लगाया है, जहाँ पे नाउन जो है वो नाउन क्या है यहाँ पे, शेक्सपियर और सीज़र के साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव साथ में जुड़ा हुआ था, तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, द इस्तेमाल किया है। उसके बाद केस नंबर 8 में है विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, पोजीशंस होती हैं। ऑर्डिनल किसको कहते हैं, आप हमेशा याद रखें, पोजीशंस, फर्स्ट, सेकंड, दर्जे किसी चीज़ के, थर्ड, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम ऑर्डिनल कहते हैं। तो जब भी हम ऑर्डिनल्स की बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, जैसे द 6th चैप्टर, द फर्स्ट लेसन ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ की पोजीशन जाहिर कर रहे हैं तो उसके साथ हम द लाजमी लगाते हैं। फिर हम आते हैं केस नंबर 9 की तरफ, जहाँ पर है विद सुपरलेटिव्स
और द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा बचपन में, एडजेक्टिव यानी खूबियों की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड, एक यानी कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। किस तरह, जैसे आपने पढ़ा था गुड, बेटर, और तीसरी डिग्री क्या थी, बेस्ट। वेल डन। गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, याद होगा आपको। तो देखें, इसमें जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द डार्केस्ट नाइट, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, द बेस्ट लेसन, द बेस्ट टीचर, द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं केस नंबर 9 की तरफ, केस नंबर 10 की तरफ। जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम के साथ द आता है। ये ग्रामर का रूल है, याद रखिएगा। ही कैन प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द पियानो। ठीक है, तो हमेशा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द इस्तेमाल होगा। केस नंबर 11, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड। किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब नाउन अंडरस्टूड हो, हमें पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे द रिच, रिच क्या है, अमीर क्या होता है, खूबी होती है ना, एडजेक्टिव होता है ना। तो इस एडजेक्टिव के साथ दी आया है। पूरा सेंटेंस पढ़ें, द रिच आर ऑलवेज अगेंस्ट अस, द रिच आर ऑलवेज अगेंस्ट अस। तो अगेंस्ट अस मतलब क्या है कि हमें पता है, हमें नाउन का पता है कि वो किस नेचर का है, तो उसके साथ उसकी नेचर हमें पता है, तो उस एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। केस नंबर 12, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल और स्मॉलर, जो दूसरी स्मॉलर, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ें, तो मैं पूछूंगी कौन सी स्मॉलर है, तो आप कहेंगे ये स्मॉलर है, ये बिगर है, तो ये हम क्या करें, कंपेयर। तो जब भी कंपैरिजन होगा वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। जैसे द मोर दे गेट, द मोर दे वांट, जितना उनको मिलता जाता है उतना वो और मांगते जाते हैं। द मोर, मोर का लफ्ज़ कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री में क्या इस्तेमाल होगा, जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। केस नंबर 13, डेफिनेट आर्टिकल क्या था, द। ये भूलिएगा नहीं, दो तरह के आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल जो द है। इसमें केस नंबर 13 है, बिफोर अ नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी नाम से पहले, किसी भी नाम के ऊपर जोर देने के लिए या उसको एम्फसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ब इज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस। अगर मुझे ये बात कहनी है, द वर्ब इज़ अ वर्ड इन द सेंटेंस, यानी अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ, उसको गौर से सुने, वर्ब किसी जुमले के अंदर मौजूद लफ्ज़ को कहते हैं। वर्ब किसी जुमले के अंदर मौजूद लफ्ज़ को कहते हैं, वर्ब। तो यहाँ मैंने वर्ब को स्पेसिफाई करना है, इस पर जोर देना है, तो मैं क्या लगा दूँगी, साथ में द लगा दूँगी। सिंपल, अगर इसको बिल्कुल सम अप करूँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आपने ज़ोर डालना है किसी जुमले में, तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं, द वर्ब। इसको अगर मैं ऐसा बोलूँ, द वर्ब इज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस, द वर्ब इज़ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक हो गया, होपफुली ये क्लियर है। और ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको आपने प्रैक्टिस से ही ऑब्वियसली अकॉम्प्लिश करना है। इनको आपने एक तो लिखना है, और ये थोड़ी सी चीज़ें ग्रामर के रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको कह लें कि रोड लर्निंग के थ्रू सीखना पड़ेगा, थोड़ा रटा लगाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है कहाँ मैंने क्या लगाना है। या तो ये वे आउट होता है शॉर्टकट, या ये होता है आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करें तो आपके अंदर खुद एक इंस्टिंक्टिवली एक बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैंने कहाँ द लगाना है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। बट दैट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़े टाइम में आप ग्रामर के रूल्स को सीख जाएं, तो इन चीज़ों को कहीं पे क्लियरली लिख लें और उनको अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में जब आप बोलें या लिखें तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, और कॉन्शियसली आप बोलें या कॉन्शियसली लिखें। तो इससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते 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 आप इसको इम्प्रूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं अपने लेसन के लास्ट फेज़ में, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो साउंड डा एंड दी, कहीं पर हम दा कहते हैं, कहीं पे हम दी कहते हैं, THE को।
तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ठीक है, दा एक ही वर्ड है THE, इसको कहीं हम दा कहते हैं, कहीं हम दी कहते हैं। तो जो द साउंड्स होती हैं वो यूज़ होती हैं कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। और जो दी साउंड्स होती हैं वो यूज़ कहाँ होती हैं? वाउल्स के साथ, वाउल साउंड्स के साथ। बिल्कुल आप ये याद रखिए, जहाँ पे ए लग सकता है वहाँ पर दा लगेगा, और जहाँ पर एन लग सकता है वहाँ पे दी लगेगा, ठीक है। ये क्लियर रहेगा आपको? जैसा कि एग्जाम्पल अगर ले लें तो द बुक और दी अर्थ, ठीक है, दी अर्थ, दी अम्ब्रेला, ठीक है, और द बुक, द कैप। इस तरह की दो एग्जाम्पल आप लोग भी नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में, आई विल चेक इट आउट। होपफुली आज का लेसन आपको समझ में आया। आज हम लोगों ने देखा है कि आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, दो तरह की टाइप्स होती हैं, मैंने डिस्कस किया। और डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो, उसमें क्या आता है? दा आता है, और उसके 13 केसेस हमने जो है वो देखे। 13 केसेस कौन कौन से होते हैं मैंने आपसे डिस्कस किया। दा किन किन केसेस में लगेगा, और आप लोगों को ये बताया कि दा जब किसी चीज़ को स्पेसिफाई, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा होता है तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी चीज़ के बारे में जनरली बात कर रहे होते हैं तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी आ और एन का इस्तेमाल करते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया कि आ कहाँ लगेगा यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, और एन कहाँ लगेगा यानी कि वाउल साउंड्स के साथ। अभी ये जो मैंने आपको आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि इसको बहुत ज़्यादा मास्टरी के लेवल तक पढ़ाऊँ, यानी बहुत इन डेप्थ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेसन की 40% भी समझ आई है तो बिलीव मी, आपकी जो स्पोकन है, आपकी जो रिटन है, वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होने वाली है। उसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो तकरीबन 50 to 60% रिड्यूस होने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ हम आर्टिकल्स की ही करते हैं। इसके अलावा भी आपको पता है कोई भी लैंग्वेज होती है वो एक दिन में या कुछ महीनों में सीखी नहीं जाती, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इट टेक्स एटलीस्ट 10 ईयर। तो हमारी जो एडवांस सीरीज़ आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स ओमिट किए जाते हैं, जहाँ पे ना आ लगता है, ना एन लगता है, ना दा लगता है, लेकिन वो हम अपनी एडवांस सीरीज़ में पढ़ेंगे जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मैच्योरिटी आपको आ चुकी होगी, आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, डेडिकेशन से पढ़ते रहें, नोट्स लेते रहें, उनको याद करते रहें, जो क्विज़ हम आपके लिए मेहनत से बनाते हैं उनको सॉल्व करते रहें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ग्रेजुअली बहुत परफेक्टली इम्प्रूव होते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका साथ दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।